हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस पे डिस्कशन चल रहा था 12th क्लास के लिए, और 0 लेवल और 1 लेवल कंप्लीट करके हम सेकंड लेवल पे आ गए थे। सेकंड लेवल का मतलब होता है कंपटीशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पर डिस्कशन करना। तो डिस्कशन कहां तक पहुंच गया था, एक बार आप देखें। मैं आपको अपनी स्क्रीन देता हूं, ये स्क्रीन आपके सामने है। तो हमारा डिस्कशन पहुंच गया था पीरियोडिक फंक्शन तक। हमने पिछली क्लास में पीरियोडिक फंक्शन पे बात पूरी कर ली थी। अब पीरियोडिक फंक्शन के आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक फंक्शन के बाद अगला टॉपिक है, सब टॉपिक पहले ही बने हुए हैं। अगला टॉपिक है हमारा आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल फंक्शन क्या होते हैं समझे। मैं एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए f एक फंक्शन है जिसको मैंने डिफाइन किया रियल नंबर से रियल नंबर तक के लिए, यानी डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है, ठीक है ना। और एक फंक्शन मैंने g डिफाइन किया, ये भी मैंने रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन किया। अब पहले फंक्शन को मैं लिखता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड, मतलब ये मैंने एक फंक्शन आपके लिए एग्जांपल के तौर पे लिखा। ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड, यानी इसमें इनपुट वैल्यू आप एक्स डालेंगे और आउटकम एक्स मॉड के रूप में आएगा। और दूसरा फंक्शन हमने लिया है जी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये दो फंक्शन आपके सामने है, हमें पता लगाना है कि आइडेंटिकल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो फंक्शन है इनके डोमेन मैच कर रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पर क्लियर है, डोमेन के रूप में मैंने दोनों फंक्शंस में रियल नंबर का सेट लिया है, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि डोमेन आर मैच। दोनों फंक्शंस के डोमेन एक जैसे हैं, कोडोमेन दोनों के सेम है, बट हमें ये देखना होगा कि रेंज मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ध्यान दें, पहले फंक्शन में अगर मैं एक्स की जगह डिफरेंट वैल्यू पुट करूं तो आप जानते हैं कि एक्स मॉड के रूप में केवल पॉजिटिव आउटकम ही आएंगे। यानी मैं पॉजिटिव एक्स रखूंगा तो एक्स आएगा, और अगर मैं नेगेटिव एक्स रखूंगा तो भी एक्स आएगा। यहां पर मैं एक्स को एक न्यूमेरिकल नंबर मान के चल रहा हूं। आप ये जानते हैं कि एक्स मॉड का वैल्यू हर हालत में पॉजिटिव आउटकम ही थे। इसके अलावा जीरो रखने पर आउटकम जी, यानी क्लियर है कि इस फंक्शन का कोडोमेन तो मैंने रियल नंबर को माना है, लेकिन इस फंक्शन के लिए रेंज का जो रोल प्ले करेगा वो होगा आर पॉजिटिव नंबर्स यूनियन जी। सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स और जीरो, ये सभी आपके आउटकम बन सकते हैं अगर आप मॉड को ओपन करेंगे। अब दूसरी तरफ आइए, जो फंक्शन gx के रूप में डिफाइन किया गया है उसमें x की जगह आप रख तो कुछ भी सकते हैं, डोमेन इसका भी रियल नंबर है, लेकिन जो आउटकम आपको मिलेगा आप जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर से जब ये सॉल्व होके बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव बन के ही। ये स्टूडेंट याद रखें कि अंडर रूट के अंदर से कोई भी वैल्यू मॉड की तरह प्लस बन के ही बाहर। तो रूट एक्स स्क्वायर जब सॉल्व होगा तो ये एक पॉजिटिव आउटकम ही देगा, और जीरो रखने पर ये भी जीरो दे सकता है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो भी होगा पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन, यानी सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, और जीरो ही इसके रेंज के रूप में भी आएगा। तो अब देखें ध्यान से कि दोनों के डोमेन मैच कर रहे हैं, दोनों के कोडोमेन एक जैसे हैं, और दोनों का रेंज भी मैच कर। आमतौर पर किसी फंक्शन में आइडेंटिकल नेचर देखने के लिए डोमेन और रेंज को पढ़ा जाता है। तो दोनों फंक्शंस के डोमेन और रेंज मैच कर रहे हैं, इससे एक परीक्षा तो फंक्शन ने पास कर ली। दूसरी बात ध्यान से समझे कि जब आप एफ एक्स जी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो ये भी मॉड एक्स बन के ही सॉल्व। तो चूंकि ये फंक्शन आइडेंटिकल है, यानी हर एलिमेंट, जब आप एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि अगर आप एक्स की जगह कोई वैल्यू n रखेंगे जो कि पॉजिटिव है तो इसका आउटकम आएगा n मॉड, और ये सॉल्व होके n बन जाएगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। और अगर आप इस फंक्शन में x की जगह n पुट करेंगे तो ये होगा अंडर रूट n स्क्वायर, और ये सॉल्व करके n आ जाएगा अगर n पॉजिटिव रियल नंबर हो। ठीक इसी प्रकार n अगर एक नेगेटिव रियल नंबर होगा तो उस केस में fn सॉल्व होके आएगा n का मॉड, और ओपन होके -n बन जाएगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर। यहाँ पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव लिख देता हूँ। नेगेटिव रियल नंबर के केस में -n खुलेगा, इसका अर्थ ये है कि n के पास एक माइनस होगा, और एक माइनस और देके हम उसे प्लस बना देंगे। आप जानते हैं कि मॉड कभी माइनस बन के बाहर नहीं आता, तो अगर कभी n नेगेटिव है तो एक नेगेटिव आपको देना पड़ेगा, उसे पॉजिटिव बना। कई बार बच्चे जल्दीबाजी में इसे पढ़ लेते हैं तो सोचते हैं सर ने मॉड को नेगेटिव बना दिया, तो ऐसा नहीं समझे। जब मैंने n मॉड को नेगेटिव n कहा तो साथ में ये टैग भी लगाया कि इस केस में n एक नेगेटिव नंबर है। अब नेगेटिव नंबर को एक नेगेटिव देने का क्या उद्देश्य हो सकता है आप समझें। एक नेगेटिव को एक और नेगेटिव देके मैं प्लस करना चाहता हूं। यहाँ पर भी आप अगर एक नेगेटिव नंबर के लिए फंक्शन g को लिखें तो क्या बनेगा, देखिए gn इक्वल टू रूट n स्क्वायर। अब चूंकि n एक नेगेटिव नंबर है तो जब ये भी बाहर आएगा तो -n बन के आएगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर। तो हम देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए दोनों एक सा आउटकम दे रहे हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए दोनों एक सा आउटकम दे रहे हैं, और जीरो के लिए ये क्या आउटकम देंगे आप जानते हैं। जीरो के लिए इन दोनों का वैल्यू जीरो ही होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हर एस्पेक्ट में ये दोनों फंक्शन एक हैं, इनका डोमेन मैच कर रहा है, इनका रेंज मैच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जिनका डोमेन, रेंज
और फंक्शन का आउटपुट वैल्यू मैच करता है किसी भी रैंडम एक्स की वैल्यू के लिए। हमने देखा हर पॉजिटिव रियल नंबर एन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमने एन को लिया था, तो एफ एन का वैल्यू एन आया और जी एन का वैल्यू भी। किसी भी नेगेटिव नंबर के लिए एफ एन भी माइनस एन बना, जी एन भी माइनस एन बना, जीरो के लिए ये भी जीरो बना और ये भी। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि हर एस्पेक्ट में मैच। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज आइडेंटिकल फंक्शन। अब इसी के एक दूसरे एग्जांपल के रूप में मैं एक और फंक्शन आपके सामने रखता हूं। अब मान लीजिए फिर से एक बार दो फंक्शन हमारे पास है। एक फंक्शन एफ है जिसको रियल नंबर डोमेन से रियल नंबर कोडोमेन तक डिफाइन किया जा रहा है, और एक फंक्शन जी है जिसे रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि दोनों के डोमेन और रेंज मैच कर जाए। ठीक है, अब आपने पहला फंक्शन भी उसी डोमेन और कोडोमेन के साथ डिफाइन किया और दूसरा फंक्शन भी आपने उसी डोमेन और कोडोमेन पे डिफाइन किया। ठीक है, अब पहले फंक्शन को मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड कह के डिफाइन किया और मान लीजिए दूसरे फंक्शन को मैंने बोला एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक, अब समझ। अब जब मैं पहले फंक्शन का डोमेन पता करूंगा तो आप जानते हैं कि आप मॉड में कोई भी रियल नंबर लिख सकते, यानी पहले का डोमेन दूसरे के डोमेन जैसा ही है। दूसरे का डोमेन तो खैर रियल नंबर होगा ही, क्योंकि अगर एफ एक्स बराबर एक्स की आप बात करें तो ये आइडेंटिटी फंक्शन, तो इसमें तो सेम वैल्यू आनी ही है। तो इस फंक्शन के लिए और इस फंक्शन के लिए एक सा आउटकम आएगा। या एक काम करते हैं, एक्स मॉड और एक्स हमने लिया है, ये एग्जाम्पल भी ठीक है वैसे, लेकिन अगर आपको और सुटेबल एग्जाम्पल चाहिए तो आप ऐसा ले लीजिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में कंफ्यूज होता है। वो सोचता है एक्स स्क्वायर भी मॉड से सॉल्व होके रूट एक्स स्क्वायर को भी एक्स कह सकते हैं, तो दोनों आइडेंटिकल हैं। कई बार जल्दीबाजी में माइंड स्लिप से ऐसी गलती कर देता है, तो मैं मॉड एक्स को बदल के रूट एक्स स्क्वायर लिख दे। लेकिन याद रखिएगा रूट एक्स स्क्वायर भी मॉड एक्स ही हो। जिन लोगों को ये जानकारी है वो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसे भी अपनी जानकारी में बढ़। तो एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। पहले में एक्स की जगह कुछ भी रखा जा सकता है एफ में, तो डोमेन इसका रियल नंबर है। दूसरे में तो एक्स की जगह कुछ भी रखना अलाउड है, आप समझते ही, इसका डोमेन भी रियल नंबर है। दोनों के डोमेन मैच कर रहे हैं, दोनों के कोडोमेन मैच कर रहे हैं। अब रेंज की बात आती है तो आप ध्यान दें, जो पहला फंक्शन है वो अंडररूट के अंदर एक्स स्क्वायर, और हम जानते हैं कि अंडररूट के अंदर एक्स स्क्वायर मॉड एक्स की तरह होता है, तो इसका जो आउटकम आएगा हमेशा पॉजिटिव है। यानी इसकी रेंज क्या होगी आप समझ गए होंगे, इसकी रेंज होगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जीरो रखने पर ये जीरो देगा। लेकिन दूसरे फंक्शन की अगर बात आप करें तो इसमें जब आप एक्स की जगह पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे तो आउटकम पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। जब आप एक्स की जगह नेगेटिव रियल नंबर रखेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, और जब आप जीरो रखेंगे तो इसके जब रेंज की बात आएगी तो इसके रेंज के रूप में आप लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स। अब यहाँ पर गौर करें, एक का रेंज है पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, एक का रेंज है ऑल रियल नंबर्स, तो यहाँ पर एक मतभेद की स्थिति बनी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बोथ फंक्शंस आर नॉट। सो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल नहीं, नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया ताकि बच्चे कई बार जल्दीबाजी में अंडररूट एक्स स्क्वायर को एक्स समझ ले, तो वो जो क्विकली किया जाने वाला मिस्टेक है उसे ना करें। अंडररूट 4 को 2 बोलना या अंडररूट 4 के स्क्वायर को फट से 4 बोल देना, ठीक है, ये नंबरों का है ना। लेकिन कई बार जल्दीबाजी में लोग अंडररूट -5 के स्क्वायर को भी -5 बोल देंगे ऐसे, तो वो गलत। आप अंडररूट -5 के स्क्वायर को -5 नहीं बोलेंगे, वो भी 5 ही, वो भी 5 होगा, क्योंकि मॉड किसी भी नंबर को प्लस बना के ही बाहर। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखें, ये आइडेंटिकल नहीं है, जबकि ऊपर वाले केस में ये फंक्शन तो आइडेंटिकल फंक्शन भी एक टॉपिक होता है जो एक सिली मिस्टेक करा सकता है एग्जाम में, इसीलिए हमने इसको अपने डिस्कशन में शामिल रखा। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। यहां तक तो हमने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए, आइडेंटिकल फंक्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब अगले टॉपिक पे आइए। अगला टॉपिक जो मैंने पिक किया है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्राफ अगर हमें पता है किसी फंक्शन का, तो थोड़ी बहुत चेंजेस के बाद उस ग्राफ में जो शिफ्टिंग आती है, जो उस ग्राफ के नेचर में चेंज आता है, या वो जितना कार्टेशियन प्लेन में अप एंड डाउन लेफ्ट राइट शिफ्ट करता है, वो किस तरह किया। तो 1 बाय 1 में केस आपके सामने रखूंगा, इस पर बड़े फोकस होकर आप ध्यान दें, क्योंकि ये चीज एग्जाम में हेल्प करेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ग्राफ का सही नॉलेज सही आंसर पिक करने में हेल्प करता है। तो एक एक करके मैं केस आपके सामने रख रहा हूं, आप सुनते रहें ध्यान से। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा रहा हूं मैं। पहला टॉपिक मैंने उठाया है y इक्वल टू एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस। यानी कि एक फंक्शन आपको दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका अपना कोई ग्राफ होगा। हम केस क्या रख रहे हैं आपके सामने कि अगर हम y बराबर एफ एक्स को चेंज करके एफ एक्स प्लस माइनस ए बना दे, तो इस चेंज के बाद जो नया ग्राफ बनेगा वो किस तरह से क्रिएट, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूं, इसके लिए मैं एग्जाम्पल पिक कर लेता हूं। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैं उठाता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये छोटा सा एग्जाम्पल आप समझ भी पाएंगे। मान लीजिए एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, ठीक है ना।
अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन आपको दिया है, आपको इसका प्लॉट बनाना है। बहुत सिंपल सा प्लॉट है, इसीलिए मैंने ये केस उठाया है। अभी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा टिपिकल फंक्शंस के ग्राफ पे बात न करूं आप लोगों से, क्योंकि अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं। देखिए अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, 32 चैप्टर पूरे करने हैं हमको इस पूरी सीरीज में। 11 12 का पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए चौथे पे हम हैं। बहुत तेजी से हमने 3 निपटाया, फोर्थ में हम हैं। ये कार्टेशियन सिस्टम, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की प्लॉटिंग करनी है। सिंपल सा ग्राफ बनता है। आप जानते हैं ये पैराबोलिक होता है, लेकिन जिन बच्चों को पैराबोलिक इसके नेचर के बारे में भी आइडिया नहीं है, जो कोऑर्डिनेट से ज्यादा रूबरू नहीं हुए हैं अभी, वो सिंपली ऐसे समझें कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वाई विल बी पॉजिटिव। तो इस इक्वेशन को देख के साफ समझ में आता है कि एक्स तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा, लेकिन वाई पॉजिटिव होगा। जब आप एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई 1 आएगा, और एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे तो भी 1 आएगा। एक्स की वैल्यू -2 रखने पर 4 आएगा, और +2 रखने पर भी 4, 0 रखने पर 0। तो जो पॉइंट पिक हुए, अगर उससे ग्राफ प्लॉटिंग की जाए तो कुछ इस तरह के ग्राफ को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसी को मैं बना रहा हूं पेज पे, आप ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने केवल आइडिया दिया कि कैसे हम बनाएं। अब मैं इस ग्राफ को आपके सामने रख देता हूं। कुछ ऐसा ग्राफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर के रूप, इस तरह। ये पैराबोला कहलाता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला की इक्वेशन है, जिसको हम कोऑर्डिनेट में स्टडी करेंगे। अभी एक अलजेब्रिक इक्वेशन के रूप में बस आप इसे मैंने बना दिया, आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये ग्राफ ऐसा हो, और अगर इसको समझना है कैसे, तो आप कुछ पॉइंट पर इसको फोकस करने की कोशिश कीजिए। जैसे x को 0 रख के देखिए, y 0 आएगा, तो कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। 1 रख के 1 आ जाएगा, 2 रख के 4, 3 रख के 9। कुछ पॉइंट कलेक्ट करिए, उनको स्क्रीन पे ड्रॉ करिए और उनको मिला। इस तरह का एक कर्व आपके सामने, ठीक है। अब आपको क्या कहा गया है सवाल में, देखिए y इक्वल टू एफ एक्स ये ग्राफ है। आप इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए। प्लस माइनस ए का मतलब आप कोई रैंडम कांस्टेंट नंबर इसमें ऐड कर रहे हैं और एक नया फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आपने इसको ट्रांसफॉर्म करके बना दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। मैं इन दोनों एक एक करके चलो बताते हैं। पहले y इक्वल टू आपने एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर। अब जब आपका फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, तो आप समझने की कोशिश करें कि इसका बेसिक डिजाइन जो है, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसे पहले था वैसा ही, तो ये तो तय है कि अभी भी ये पैराबोला है, इसका डिजाइन वैसा ही बनेगा जैसा पहले बना। लेकिन हमें ये समझना है कि जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें a ऐड किया, यानी 2 ऐड किया, तो उसके बाद इस ग्राफ के पोजीशन में या इसके ड्राइंग में क्या चेंज, तो समझने की कोशिश करें। मैं आपको पॉइंट थ्योरी से समझाता हूं। पहले जब आप इस ग्राफ पे काम कर रहे थे, तो आप x को 0 रख रहे थे, तो y 0 आ रहा था। अब आप इसमें अगर x को 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा। इसका क्लियर मतलब क्या हुआ कि आपका ग्राफ का जो पॉइंट 0,0 था, अब वो 0,2 बन चुका। केवल एक पॉइंट से आइडिया आ गया कि ये ग्राफ अपनी लोकेशन से 1 यूनिट ऊपर को शिफ्ट होगी। ठीक ऐसे ही जब आप इसमें x की जगह 1 रखते थे तो 1 आता था, अब आप 1 रखेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 + 2 3 आएगा। यानी जो पॉइंट 1,1 होता था, अब वो 1,3 में चेंज हो जाएगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि हर पॉइंट अपनी पोजीशन से 2 स्टेप ऊपर उठ जाए। जो 0,0 आना था वो 0,2 आ जाएगा, जो 1,1 आना था वो 1,3 आ जाएगा, जो 2,4 आना था वो 2,6 आ जाएगा। और जो शिफ्टिंग होगी उसके बाद जो नया ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसा दिखेगा, मैं काम करता हूँ इस इक्वेशन का कलर ही चेंज कर। इसे मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ब्लैक पेन से जो लिखा उसका ग्राफ भी ब्लैक बना देता हूँ, तो बहुत ईजी रहेगा समझ। कुछ ऐसा ग्राफ इसका बन जाएगा, यानी ग्राफ होगा बिल्कुल वैसा ही, लेकिन हर काम ये 2 स्टेप ऊपर उठ के करेगा। कुछ ऐसा डिजाइन बन जाएगा इस ग्राफ, क्योंकि उस ग्राफ से 2 स्टेप ऊपर है। तो इसको कहते हैं वर्टिकल शिफ्ट अपसाइड। यानी जब किसी ग्राफ में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, तो ग्राफ बिना डिजाइन के चेंज के सिमेट्री मेंटेन करता हुआ अपनी पोजीशन से वर्टिकली अपसाइड शिफ्ट हो जाता है। इसे y एक्सिस के अलोंग शिफ्ट आप मान सकते हैं। और इस शिफ्ट के बाद जो नया डिजाइन प्लॉट होगा वो कुछ ऐसा। इसको हटा देता हूं ताकि ये ग्राफ गंदा ना हो, ये सब जो लिखा है मिटे ना। ये ऐसा अपसाइड शिफ्ट हो, सिमेट्री बिल्कुल मेंटेन रखेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन अपसाइड शिफ्ट। ठीक। अब अगर यही ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होने के बजाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाए, तो क्या होता है आप समझ। बिल्कुल सिंपली अब तक बिना बताए ही आप समझ गए होंगे कि अब अगर मैं x को 0 लगाऊंगा तो y का वैल्यू -2 आ जाए। पहले जो 0,0 आ रहा था वो 0,-2 आएगा, और जब आप x की जगह 1 लगा रहे थे तो पहले 1 लगाने पर 1 आता था, अब 1 लगाने पर माइनस। तो आप देख पा रहे हैं 0,0 अब बन चुका है 0,-2, है ना। और 1, जो आता था 1,1 वो आ गया 1, तो हर पॉइंट फिर 2 यूनिट अपनी जगह से नीचे की ओर शिफ्ट। तो अगर इस ग्राफ का हर पॉइंट अपनी लोकेशन से 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाए तो नया प्लॉट कैसा बनेगा एक बार आप देख ही लीजिए तो अच्छा है। इस पॉइंट से एक ग्राफ आपके लिए बनाता हूं, कुछ ऐसा ग्राफ, यानी ये ग्राफ अपनी पोजीशन से डाउन शिफ्ट, ठीक है ना। तो जब हम
चेंजेस करते हैं तो इस तरह से ग्राफ अपनी पोजीशन से नीचे शिफ्ट हो जाए। वैसे बनाने बिल्कुल सिमेट्री अप टू लाइन नहीं बना पाया हूं मैं, आप देख पा रहे होंगे स्केलिंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट बनाना होता तो कुछ ऐसा करना आप लोग जब बनाओगे, हर पॉइंट से 2 यूनिट ऊपर एक निशान बना। क्या होता है ना, एक बार एग्जैक्ट बने तो उससे आइडिया ज्यादा डेवलप, ठीक, हर पॉइंट से 2 यूनिट ऊपर आप निशान, ऐसे वो मैं उसके अंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो थोड़ा सा सिमेट्री को मेंटेन करने के चक्कर में ग्राफ का नेचर गड़बड़ा दे रहा हूं, क्योंकि 2 यूनिट ऊपर जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो ग्राफ इस ग्राफ को कहीं पर काटता हुआ निकल, तो बाद में गैपिंग कम, बस आप इसके डिजाइन को ना ऐसा इंप्रेशन आना चाहिए, अब ज्यादा अच्छा बना। ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के काटे, वो इक्वेशन सॉल्व करके पता। और ऐसे जो नीचे को शिफ्ट हो रहा है उसमें भी आप यही करें, यहाँ से 2 यूनिट नीचे निशान बनाते जाएं। हर पॉइंट अपनी जगह से 2 यूनिट नीचे चला गया है, हर पॉइंट अपनी जगह से 2 यूनिट नीचे जाएगा बस। तो जितना कर्वेचर बढ़ता जाएगा 2 यूनिट नीचे में, उतना क्लोजनेस धीरे धीरे जितनी कम हो रही है उस हिसाब से कम नहीं होगी, पर धीरे धीरे क्लोजनेस आती रहेगी ग्राफ में, और ऐसा लगेगा जैसे दोनों ग्राफ मिलने वाले हैं। ऐसा हो सकता है, इसके लिए हमको दोनों ग्राफ की इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि उनका कोई कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाए। फिलहाल मैं ग्राफ का एक रफ डिजाइन, कुछ ऐसा ग्राफ पर, तो डिजाइन एक से रहेंगे लेकिन ग्राफ अपनी पोजीशन से 2 यूनिट नीचे। तो क्या सीखने की जरूरत है कि जब हम किसी नंबर को प्लस करेंगे इस प्रकार के चेंजेस में तो ये अपवर्ड शिफ्ट होगा, अपवर्ड शिफ्ट, और जब आप माइनस करेंगे तो ये होगा डाउनवर्ड शिफ्ट। ये 2 बातें ध्यान रखें जब आप ग्राफ बनाते हैं, इससे क्विकली एनालाइज हो जाता है कि ग्राफ में कैसे चेंजेस करें, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला आपको यही सिखाया मैंने कि अगर हम एफ में प्लस माइनस कोई नंबर करें तो उससे किस प्रकार का चेंज आएगा। तो मैंने क्या बताया कि y एक्सिस के अलोंग अप और डाउन शिफ्ट, पहला चेंज। दूसरे में आइए, सेकंड चेंज है y इक्वल टू एफ एक्स है, और आपको ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए। अब ये क्या चीज है समझिए, किस प्रकार के सिचुएशन इसके लिए मैं लूंगा। एग्जाम्पल को नहीं बदलता हूं क्योंकि एक ही एग्जाम्पल में सारी बात समझ लेंगे, ये भी एक अच्छा तरीका होता है। फिर से मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ही फंक्शन के रूप में ले लेता हूं, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल वैसा ही प्लॉट कर देता हूं जैसा ऊपर किया था, ये क्योंकि मैं समझा चुका हूं आपको। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाने के बाद आइए इस पर डिस्कस करते हैं। हमें इस बार जो चेंज करना है उसको पहले समझ ले। हमें अंदर फंक्शन में x की जगह a को ऐड करना। तो इस बार जब मैं नया फंक्शन बनाऊंगा तो कैसा बनाऊंगा समझे, वो होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, या y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। अब जो चेंज करूंगा वो x में करूंगा। पहले और अभी के चेंज में डिफरेंस समझ जाएं अच्छे से। यहाँ पर 2 को अलग से ऐड और माइनस किया गया, यहाँ पर 2 को माइनस प्लस अलग से किया गया था, लेकिन यहाँ पर x के साथ 2 को ऐड करके होल स्क्वायर, तो इसको कहते हैं x में चेंज। अब इस परिवर्तन से ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा एक बार इसको समझते हैं। अब एक बार मैं क्लियरली इसका डायग्राम बना रहा हूँ, पॉइंट ढूंढ रहा हूँ, आप समझिएगा। देखिए, जब आपने इस पहले वाले कर्व में 0 लगाया था तो 0 आया था। अब आप अगर इसमें 0 लगाएंगे तो 0 नहीं, आप इसमें 0 लगाएंगे तो y 4 आता। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि 0 कब। ध्यान दीजिए, इस वाले कर्व में जब आप x को 0 लगाते थे तो y 0 आता था। इसमें आप जब x की जगह -2 लगाएंगे तब, ये बात समझे बेटे, जब x को -2 लगाओगे तब ऊपर के जैसी घटना होगी। ऊपर 0 लगा के 0 आता था, यहाँ -2 लगा के 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट 0,0 बैठता था, अब ये पॉइंट शिफ्ट होकर -2,0 बन चुका। ये पॉइंट अपनी पोजीशन से 2 यूनिट लेफ्ट की ओर जा चुका है। और सुनिए, जब आप x की जगह 1 लगाते थे ऊपर वाले में तो y इक्वल टू 1 आता। जब आप इसमें x की जगह -3 लगाओ, या ये कह सकते हो जब आप x की जगह 1 लगाते थे तो 1 आता था, यहाँ पर आप x की जगह -1 लगा दीजिए तो 1 आ जाएगा, है ना। तो माइनस क्या लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर -1 लगाना पड़ेगा। यानी ये वाला जो पॉइंट है, पहले जो 1,1 होता था, वो अपनी जगह से कितने यूनिट यहाँ पर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट की डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। आइए सभी के शिफ्टिंग लिख लेते हैं। जो पॉइंट 0,0 था, पहले मैं पुराने वाले में लिख देता हूँ। पुराने वाले के लिए जो पॉइंट 0,0 था, और पुराने वाले के लिए जो पॉइंट 1,1 था, और पुराने वाले के लिए जो पॉइंट 2,2 था, बस इन तीनों में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को समझ और उससे फिर ग्राफ को समझेंगे। अब देखिए, पुराने वाले ग्राफ में जो पॉइंट 0,0 था उसको समझे। जब आप x की जगह 0 लगाते थे तो y 0 आता था। यहाँ पर आप -2 लगाएंगे तब सेम y लाने के लिए आपको -2 पहला से 1 लगा के आप 1 लाते थे बेटे। जब आप 1 लगाते थे तो 1 आता था। अब आप जब -1 लगाएंगे तब 1, है ना। और इस वाले में जब आप 2 लगाते थे तो 4 आता था। इसमें जब आप 0 लगाओगे तो 4 आएगा। 0 लगा के ये 4 आएगा। ये तीसरा पॉइंट मैंने 2,2 यहाँ पर बाय मिस्टेक लिख दिया है, इसको 2,4 करिए और इसके करस्पॉन्डिंग बगल वाले ग्राफ में करिए 0 को। अब मिलाइए, तो जो चेंजेस हुए आइए इनको प्लॉट करके देख लेते हैं, क्या परिवर्तन हुए हैं उनको समझते हैं और इस ग्राफ को बना देते हैं। तो जो पॉइंट पहले 0,0 हुआ करता था वो अब -2,0 में शिफ्ट हो गया। मैंने 2 कदम लेफ्ट में यहाँ पर चला जाऊंगा मैं। जो 1,1 हुआ करता था यहाँ कहीं पर रहा होगा 1,1 अब वो हो गया है। एक बार इस ग्राफ को थोड़ा और अच्छा बन के, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इस ग्राफ को और बढ़िया बना दूं ताकि वो पॉइंट मैचिंग दिखाई दे कुछ ऐसा। अब इसमें 1,1 पॉइंट यहाँ कहीं पर है, ठीक है ना। तो जो 1,1 हुआ करता था अब वो कहाँ चला गया, एक बार गौर करें।
वो चला गया -1 यहाँ कहीं पर, -1 यहाँ पर, है ना, यहाँ कहीं पर आ जाएगा -1, और जो ये पॉइंट होता था -1, यहाँ पर आ गया। ये मैंने कितना बनाया है, -2, एक काम करते हैं, -2 को थोड़ा बाहर की तरफ दे दो, -2 को थोड़ा बाहर की तरफ दे दो, क्योंकि इस ग्राफ में जो पॉइंट है उनको लोकेट किए बिना अगर हम दूसरा ग्राफ बना देंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा उसको समझने में। एक बार मुझे और मौका दीजिए। डायग्राम बनाना मेरे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, सुंदर डायग्राम बनाना कठिन हो जाता है, रफली तो कुछ भी बना लो। ये डायग्राम बन गया। अब इसमें काम करता हूँ, पहले पॉइंट लिख देता हूँ आपके लिए, 0,0, 1,1 इसमें अच्छा दिख भी नहीं, रुकिए एक मिनट, थोड़ा और अच्छा यहाँ कहीं पर होगा ना, 1 और 1, फिर 2,4 होगा यहाँ कहीं पर, और इनको मिला कुछ भी बन जाता है ना, ये लीजिए ऐसा। अब ये है 1,1, ये -1,1, ये 2,4, ये -2, ठीक है। अब ये पुराना ग्राफ, अब नया बनाते हैं। नए में 0,0 जो है वो बन जा रहा सीधे -2,0, यानी इतनी दूर जाना था। देखिए अब कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, पहले वो नहीं दे पा रहा था। रफली बनाने में यही दिक्कत है, एग्जैक्टनेस नहीं आ पाती। और जो 1,1 था पहले यहाँ पर, वो चला गया है -1,1 में, -1,1 यानी ये वाला पॉइंट शिफ्ट होके इस जगह पे, पुरानी इतना ज्यादा जंप मारा है इसने, इस जगह पे। और 0,4, 2,4 जो था वो 0,4 पे चला गया, यानी यहाँ, ठीक है ना। अब इन परिवर्तनों के बाद यानी ग्राफ कैसा बनना है आप देख लीजिए, मैं रफली आपको डिजाइन दिखाता हूँ कुछ ऐसा। यानी क्या समझे आप, कि जब आप x के साथ +2 करते हैं तो ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, इस तरफ को चला गया है। यानी जब आप y बराबर x + 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे भैया, तो ये होता है लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कहते हैं इसको। ये लेफ्ट डायरेक्शन का शिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक। अब अगर आप इसी को x + 2 करने के बजाय x - 2 करें, तब का देख लेते हैं। अगर आप इसी को बदल करके, मैं अब नए पेन से लिख देता हूं, माना यही चीज होती y = x - 2 का स्क्वायर। अभी जो केस हम कर रहे थे वो क्या था, वो था y = x + 2 का स्क्वायर, जिसमें हमने देखा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब y = x - 2 का स्क्वायर, जल्दी से मैं इसके भी कुछ केस लिखता हूं। जो पहले 0,0 था, यहां पर मैंने लिखते वक्त एक बात खास की है, जो ग्राफ ब्लू कलर से जो बातें लिखी हैं वो ब्लू से एफिलेटेड है, उनके कोऑर्डिनेट भी ब्लू से डाले हैं, ब्लैक वाले के ब्लैक से डाल रहा हूं, रेड वाले के रेड से, उससे आपको कंफर्मेशन बना रहा है। अब इन 3 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहां चलेगा एक बार लिख दे। जो पहले इस ग्राफ में 0,0 था, वो इस ग्राफ में आ जाएगा 2,0, क्योंकि जब मैं x को 2 लगाऊंगा तब y 0 आएगा। तो 0,0 बन चुका है 2,0, देखते जाइएगा ध्यान से। 2,0 जो 1,1 था पहले इस ग्राफ में जो 1,1 था, अब वो लाने के लिए यहाँ मुझे 3 लगाना पड़ेगा बेटे, 3,1 आएगा। और जो था आपका 2,4, वो लाने के लिए मुझे यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, 4। तो आने वाली शिफ्टिंग को जरा सा मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूँ। देखिए जो 0,0 था वो 2,0 में चला गया है, यानी यहाँ कहीं पर, ठीक इसके नीचे। और जो 1,1 था वो 3,1 में चला गया, 1,1 3,1 में, यानी और आगे यहाँ कहीं पर आ गया है। और जो 2,4 था पहले इस पॉइंट पर, वो 4,4 पे चला गया, यानी हॉरिजॉन्टली और आगे शिफ्ट हो गया है यहाँ। तो ग्राफ कैसा बनेगा एक बार आप देख, ये ग्राफ इधर से जाता होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, कुछ ऐसा। बिल्कुल अप टू स्केल नहीं बनाया, लेकिन आइडिया के लिए बना दिया है। तो आपने क्या देखा, ग्राफ राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। यानी क्या लिखना चाहते हैं कि जब y = x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट। अब इस सारी बातों को एक बार समझ लें। जब आप प्लस करते हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, जब आप माइनस करते हैं तो राइट। और ऊपर वाले में बिल्कुल उल्टा था, जब आप प्लस करते हैं तो अपवर्ड शिफ्ट होता है और माइनस में डाउन। यहाँ प्लस में अपवर्ड और माइनस में डाउनवर्ड, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ प्लस में लेफ्टवर्ड और माइनस। तो इस तरह से एक ग्राफ अगर आपको पता है तो उससे मिलते जुलते ग्राफ आप बना, है ना। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एक ग्राफ अगर मालूम है तो उसके जैसे ही और ग्राफ कैसे। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट केस हो गया कि अगर हमको y = fx का ग्राफ पता है और हमको x + - a फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो कैसे, ठीक हो गया। आगे बढ़ते जाएंगे। अभी ये सेकंड फंक्शन का, थर्ड फंक्शन में आ जाइए। लगातार इसको मैंने पूरे सेट बना रखा है, जितने केस हैं सारे ही बता दूंगा एक एक करके। तीसरा केस लीजिए, y = fx ट्रांसफॉर्म टू y = a मल्टीपल ऑफ f। अभी जो केस मैंने बताया उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करो। अब मल्टीप्लिकेशन वाले केस आपके सामने लाया हूं। y = fx को ट्रांसफॉर्म करना है y = a। इसको बेस्ट समझाने के लिए एक एग्जांपल चुनता हूं, एग्जांपल को बदल देता हूं। इस बार मेरा मन कर रहा है कि मैं साइन फंक्शन में समझूं। अब वैसे तो 10th का बच्चा भी साइन जानता है, लेकिन एक बार ग्राफ कैसा होता है उसका एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं आप लोगों को। अगर 10th का स्टूडेंट भी होगा तो मेरे हिसाब से समझ जाएगा। साइन 0 0 होता है, सब बच्चे जानते हैं। तो जब साइन y = sin x में अगर फंक्शन का नाम मैं रख दूं y = sin x, तो जब आप x की जगह 0 लगाएंगे तो 0 आएगा, ठीक हो गया। 90 पे 1 आएगा, जब आप 90 लगाएंगे तो उस पर मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। तो अगर मैं इसको 90 मानता हूं तो 1 की हाइट मुझे कुछ इतनी रखनी चाहिए यहाँ कहीं, ठीक है। और जब मैं 180 लगाऊंगा तो आप जानते हैं साइन 180 पे 0। तो बस इतना सा बस बना दो आप, इतने से लूप में ही समझा दूंगा आराम से। बस इतना एक पन्ने के ऊपर आप इतना सा ग्राफ बना लो, इतने से ही समझा। पहले लॉजिक समझ लीजिए ना, लॉजिक तो छोटी सी बात है, समझ में आ जाएगा शिफ्टिंग क्या हो रहा है। तो मान लीजिए हमारा फंक्शन है y = sin x, जिसको मैंने y = fx माना। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ
ए मल्टीपल ऑफ एफ एक्स। ए के रोल प्ले करने के लिए पिछले बार की तरह 2 को ही बुलवा लेते हैं। चलिए, माना इक्वेशन मैंने बदल के बना दी y इक्वल टू 2 साइन, मैंने साइन x में 2 से मल्टीप्लाई। अब हमको समझना है कि जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस ग्राफ के नेचर में क्या चेंज, ये समझना है। तो समझिए, जब आप y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाते थे तो 0 लगाने पर 0 आता था, इसमें भी 0 लगाने पर 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 0 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके भी क्या कर लोगे, यानी ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है ये तो नए ग्राफ में भी होगा। ठीक है, अब वापस इसमें आइए, जब आप इसमें x की जगह 90 लगाते थे बच्चों तो साइन 91 आता था और ये अपना पीक दिखा। इसमें जब आप साइन 90 लगाओगे तो 1 और 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 का पीक आएगा, यानी ये जो पीक है ये अपनी पोजीशन से उठ के डबल हाइट पे चला। अभी तक ये 1 था, अब ये 2 पे चला जाएगा। एक बार और समझ ले, 90 लगाने पर ये साइन 91 एंड 1 मल्टीप्लाई विद 2 इट विल गिव यू 2, सो हाइट विल बिकम 2। एट सेंटर पॉइंट एट पाई बाय 2 द आंसर विल बी 2 नॉट। और जब आप 180 लगाओगे तो साइन 180 0 होता है, अगर 0 ही आ गया तो फिर 2 से क्या 20 से भी मल्टीप्लाई कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो इतने से चेंज भी अगर आप समझते हैं तो आपको एक आउटकम का आइडिया जरूर लग जाएगा। देखिए कैसे आइडिया लगेगा, 0 पे अभी भी 0 आ रहा है, 180 पे अभी भी 0 आ रहा है, लेकिन जो सेंटर पॉइंट पहले 1 पे आ रहा था अब 2 पे आ। और आप जानते हैं करस्पॉन्डिंग सभी पॉइंट इसी प्रकार के चेंजेस लेंगे। और चूंकि ये भी साइन फंक्शन है तो ये तो आप भी मानते हैं कि इसका बनने वाला चित्र एक लूप की तरह ही होगा, जैसे साइन का लूप बनता है वैसे 2 sin x का भी लूप बनेगा, कंफर्म सी बात। तो अब जो डिजाइन तैयार होगा वो थोड़ा हाइट बढ़ा के कुछ इस चित्र। अब यहाँ पर गौर करिए, मैंने एक्स एक्सिस की ओर उसको स्ट्रेच नहीं किया बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि आज भी 0 0 है बच्चों, आज भी पाई पाई है, आज भी पाई बाय 2 पाई बाय 2 है। ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट अपनी जगह पे है, मैंने एक्स में कोई चेंज नहीं किया है, मैं x की वैल्यू वही रख रहा हूं जो पहले रख, लेकिन y की वैल्यू में इस 2 के आने से जो परिवर्तन है उन्हें हमने ट्रेस। तो जब हम इस तरह से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी ग्राफ में तो ये ग्राफ y एक्सिस की ओर स्ट्रेच, आप गौर कर रहे होंगे पहले ये इतना छोटा था और अब ये स्ट्रेच होके ऐसे ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरह के चेंजेस आते हैं, y एक्सिस के अलोंग ग्राफ ऊपर को भागता है जब आप इस तरह से मल्टी। एक बात इसमें और समझने की जरूरत है आप लोगों को। मान लीजिए इसी ग्राफ को एक बार फिर से समझें, एक चेंज करता हूं, मान लीजिए एक और नया बना देते हैं, नया प्लॉट बना लेते हैं ताकि समझने में आसान हो। माना फिर से यही फंक्शन y बराबर sin x है, तो y बराबर sin x है तो उसका ग्राफ तो सीधे वैसे ही बना देता हूं, आपको समझा ही चुका हूं कैसा बनेगा, डायरेक्ट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब y बराबर sin x का आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया और मान लीजिए चेंजेस के बाद आपने इसको बना दिया y इक्वल टू 1/2 sin। अब डबल मल्टीपल नहीं किया, हाफ कर दिया, तो क्लियर सी बात है कि जो 0 है अभी भी 0 देगा, पाई अभी भी 0 देगा, और पाई बाय 2 जो पहले 1 देता था अब 1 पे जब हाफ मल्टीप्लाई होगा तो हाफ देने लगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बीच वाला पॉइंट अब 1 की हाइट तक नहीं जाएगा, हाफ की हाइट तक बस जाए, तो आपका ग्राफ इस तरह से नीचे को मुड़ा। तो ये है आपका y एक्सिस के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट। तो जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी फंक्शन को तो ग्राफ के नेचर में जो चेंजेस आते हैं आपके सामने, y एक्सिस के अलोंग ग्राफ अपने को स्ट्रेच और कंप्रेस कर। पहले केस में आप मान सकते हैं कि इसने अपने को स्ट्रेच कर लिया, इसने अपने को स्ट्रेच करके हाइट बढ़ा ली, ऐसा कर, पहले ये ऐसा था स्ट्रेच करके ऐसा कर लिया, और दूसरे ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि इसने अपने को कंप्रेस कर लिया और अंदर को कंप्रेस। तो ये चेंजेस होते हैं जब आप किसी नंबर से किसी फंक्शन में मल्टी। तो तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज ये, इस पर भी ध्यान दें कि अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी फंक्शन में तो उसमें किस तरह के बदलाव आते। अगर नंबर 1 से ग्रेटर है ये तब का बदलाव है। 2 केस सीखने पड़े हैं, पहले केस में मैंने a को 1 से ग्रेटर माना है, दूसरे केस में मैंने a को 1 से लेस, क्योंकि हम जानते हैं 1 से ग्रेटर और 1 से स्मॉलर के केस अलग अलग होते हैं, इसलिए मैंने 2, ठीक ना। चलिए अगले में आते हैं, चौथा ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल टू fx और इसको बदल करके हमको बनाना है y इक्वल टू f अंदर से। जैसे पहले में बाहर से जोड़ा था, फिर दूसरे केस में अंदर से जोड़ा था, ऐसे तीसरे में बाहर से, और अब इसी का चौथा केस है y इक्वल टू ax। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेच और कंप्रेस हुआ था, वर्टिकली स्ट्रेच और कंप्रेस। यहाँ पर क्या होगा आप देखते हैं। फिलहाल जो चेंजेस है मैं उसको ड्रॉ करके दिखा दूं आप लोग, आप कुछ ऐसे समझ लें जैसे आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है वही ले लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स में ही समझ लेते हैं इस ग्राफ को भी। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ अब एक बार आप लोगों को बता चुका हूँ, तो इसमें टाइम हमारा कम खर्च हो रहा है, और एक ही लूप बना रहा हूँ तो कंफ्यूज मत करिएगा, जो एक लूप में हो रहा है वैसे ही सारे लूप में होगा, इसलिए छोटे से टुकड़े में भी समझा जा सकता है। तो ये 0 वाली पोजीशन, ये पाई वाली पोजीशन और सेंट्रल पोजीशन पाई बाय 2 वाली, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब आपने कहा साहब साइन एक्स का ग्राफ देख करके ना मुझे सीखना है कि अगर y इक्वल टू साइन के अंदर x की जगह 2x हो जाता तो क्या चीज, समझने की कोशिश कीजिए। पहले बाहर से 2 मल्टीप्लाई करने वाला केस सिखाया था मैंने आपको किसी फंक्शन में, आउटर मल्टीप्लिकेशन, और अब मैं क्या सिखा रहा हूं, अब मैं x की वैल्यू में मल्टीप्लाई करके फंक्शन को। तुम्हारा फंक्शन पहले था y इक्वल टू साइन एक्स और अब वो हो गया y इक्वल टू साइन 2x, अंदर से 2 मल्टीप्लाई। तो चेंजेस को समझिए अब क्या होगा। जब आप 0 लगाएंगे तो साइन 0 0, पहले भी 0 था अभी भी 0 होगा, इसमें भी 0 इसमें भी 0। पाई लगाएंगे तो इसमें तो 0 होगा, इसमें भी 0, क्योंकि साइन पाई लगा के 2 पाई हो जाएगा, साइन 2 पाई भी 0 होता है, ये बता दो। अब तीसरी बात पाई बाय 2 पे आइए, जब आप इसमें पाई बाय 2 लगाएंगे तो ये तो होगा 1, लेकिन बेटा इसमें पाई बाय 2 लगा के ये पाई बन जाएगा, क्योंकि ये साइन 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 सॉल्व करके साइन पाई आ जाए, और आप जानते हैं साइन पाई। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए यहाँ पर इधर भी 0 इधर भी 0
जीरो और इधर भी, तीनों पोजीशंस पे जीरो। यानी जब आप अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको तीनों पोजीशंस में, है ना, आपको तीनों पोजीशन में जीरो मिल रहा है। अब तीनों पोजीशन में जीरो आने के बाद आपको ये पता लगाना है कि भाई 1 कहां पर आ रहा है। जैसे पहले जब आप इस ग्राफ को सॉल्व कर रहे थे तो ये साइन 90 बना, अब आप इसमें 90 लगा रहे हैं तो 90 इंटू 2 180 हो जा रहा है, साइन 180 जीरो हो जा रहा है। तो अगर ये जीरो हो जा रहा है तो अब ये जरूर हमको ये जानना पड़ेगा कि 1 कहां पर ये दे रहा है। तो क्लियर सी बात है, अगर x की वैल्यू 90 रखने पर ये 1 आता है तो इसमें x की जगह 45 रखना पड़ेगा। यानी इस फंक्शन में अगर मैं x को 45 रखूं तो ये आ जाएगा साइन 2 इंटू 45 पाई बाय 4, और ये तब हो जाएगा साइन पाई बाय 2, और तब ये 1। इसका क्लियर मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले फंक्शन में x की जगह जब आपने 90 रखा ये तब 1 आया, और इस वाले फंक्शन में जब आप x की जगह पाई बाय 4 रखेंगे तो 2 ऑलरेडी रखा हुआ है, वो पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई होकर इसे पाई बाय 2 बने, यानी कि तब ये साइन 91। तो जो काम पुराने ग्राफ में ये ब्लैक कलर का जो ग्राफ बना है ये साइन x का ग्राफ, और अब रेड पेन से मैं बनाऊंगा साइन 2x का ग्राफ, तो उसमें जीरो पे जीरो आएगा, पाई बाय 2 पे भी जीरो आएगा, और इसके बीच में पाई बाय 4 पे 1। यानी क्या चेंजेस आए समझिए, यहाँ पर ग्राफ अपने टॉप पे आ, इस पॉइंट पर ग्राफ अपने टॉप पे आ गया है यहाँ पर। तो जो ग्राफ बनेगा उसकी डिजाइन कैसी होगी, जीरो पे जीरो, पाई बाय 4 पे टॉप पे, और पाई बाय 2 पे आके जीरो, है ना। यानी पहले ग्राफ ऐसा था, इसका लूप बड़ा था, अब ये लूप छोटा हो गया है, और किस डायरेक्शन में मूवमेंट ले रहा है, एक्स एक्सिस के। अगर मैं एक लूप के साथ दूसरा लूप भी बनाऊं, साइन का जो पूरा ग्राफ बनता है, एक बार एक वेव कंप्लीट कर देता हूं। एक सेकंड रुकिएगा, इसको मैं ब्लैक पेन से ही करता हूं। जो ब्लैक पेन से डायग्राम बना है वो ब्लैक पेन से ही लिखा भी है मैंने, और जिसके बारे में रेड पेन से लिखा उसका डायग्राम भी रेड पेन से बना रहा हूं। तो इससे मैचिंग करने में आसानी होगी कि जो ब्लैक लैंग्वेज में लिखा वो ब्लैक ग्राफ के लिए और जो रेड से लिखा वो रेड के, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्राफ को एक लूप तक पूरा करूं तो इसका अगला पार्ट ऐसे डाउन जाके अप आए, ठीक। अब रेड वाला अगर मैं बनाऊं तो कैसा बनेगा, देखिए जो काम ब्लैक वाले ने 0 से 90 में किया था, यहाँ पर देखिए आप, 0 रखने पर 0 आता है, 90 रखने पर 1 आता है, वो काम इसने 0 से 45 के बीच में ही कर दी, क्योंकि ये 45 2 ऑलरेडी लिखा था, 90 बन। और इसके बाद जब ये अगला पार्ट बनाएगा तो कैसा बनाएगा, ध्यान दीजिए, ये बनाएगा ऐसा नेगेटिव, और फिर ये आ जाएगा नेगेटिव पे जाके, इन दोनों की हाइट बिल्कुल बराबर होगी। ये 19-20 आएगा तो आप लोग खुद देख लीजिएगा, और उसके बाद ये फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में आके बीच कहीं पर आके फिर से टॉप छू के नीचे आ जाएगा, और उसके बाद डाउन जा करके फिर से एक बार। तो जो चेंजेस आए उनको समझिए। जब आप अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी नंबर को तो चेंजेस क्या होते हैं कि जितने एक्स एक्सिस में पहले आपकी एक वेव कंप्लीट होती थी उसमें अब आपकी 2 वेव कंप्लीट हो जा रही है। तो ग्राफ ने किस डायरेक्शन में मूवमेंट लिया, एक्स एक्सिस के अलग। तो ध्यान से समझिएगा, जब आप किसी फंक्शन में आउटसाइड किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप y बराबर साइन एक्स को चेंज करके y बराबर 2 साइन एक्स बनाते हैं तो ग्राफ y एक्सिस की डायरेक्शन में स्ट्रेच, यहाँ पर ग्राफ ऐसा चेंज हुआ, ऐसे से पहले ऐसा था, पहले इसका ग्राफ नॉर्मली ऐसा था साइन एक्स के लिए, और जब ये 2 साइन एक्स बना तो इसका ग्राफ y एक्सिस की डायरेक्शन में ऊपर को चला, और ऐसे ही जब आपने एक ही जगह हाफ किया तो ये ग्राफ नीचे को चला, तब मूवमेंट y एक्सिस के अलोंग। लेकिन अब आपने जो मल्टीप्लाई किया वो इनसाइड किया है, आप फंक्शनल वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब x के साथ 2 को मल्टीप्लाई, तो इस केस में जो चेंजेस आ रहे हैं वो अलग है। इसमें आपका ग्राफ x एक्सिस की डायरेक्शन में मोशन ले रहा है। पहले जितने स्पेस में एक लूप आता था अब उतने स्पेस में 2 लूप आते, सिकुड़ गया है आपका ग्राफ, सिकुड़ गया है ना, ये कंप्रेस हो गया है। किस डायरेक्शन में कंप्रेस हो गया, एक्स एक्सिस के अलोंग कंप्रेस, तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन। एक और एग्जांपल इसी के साथ जोड़ता हूं, एक और केस इसी के साथ अटैच करता हूं। मान लीजिए आपका ग्राफ होता y इक्वल टू साइन एक्स, और आप इसे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बना देते y इक्वल टू साइन हाफ एक्स। वही वाले 2 केस जो पहले बताए थे, पहले केस में मैंने a को 1 से ग्रेटर माना इसलिए मैंने 2 लिया, और इस बार मैं a को 1 से लेस मान रहा हूं इसलिए मैंने हाफ लिया। अब हमको समझना है -1 से लेस लेने में सिचुएशन में क्या चेंजेस, a इज लेस देन 1 इन दिस केस। तो y बराबर sin x का ग्राफ पहले मुझे बनाने दीजिए, फिर बात करेंगे। y बराबर sin x का ग्राफ पहले बना देता हूं, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। आप जानते हैं साइन का ग्राफ जो बनता है उसमें 0 से पाई तक ये पॉजिटिव रेंज में रहता है, पाई से 2 पाई तक फिर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, फिर वापस लौट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, फिर पॉजिटिव, फिर वापस सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो ऐसे लूप बनते रहे। साइन का ग्राफ इस तरीके का बनता है। जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड में अपना पास करके आए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए, उन्हें आइडिया है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। तो अल्टरनेट प्लस माइनस लूप बनते जाए। ये 0 है, ये पाई, ये 2 पाई 3 पाई, और ये, ठीक है ना, ये y बराबर साइन x का ग्राफ है। रेड पेन से लिखा है, रेड पेन से ग्राफ बना। अब ब्लू पेन पे आइए, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो गौर करिएगा, 0 पे 0 आएगा भैया, साइन 0 0, यहाँ पर देखिए 0 पे 0 आएगा। जब आप पाई रखेंगे इस बार जब आप x की जगह पाई रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पाई बाय 2 बन जाएगा, और साइन 91 होता है। तो कितना इंटरेस्टिंग है, पहले पाई पे 0 आ रहा था, अब पाई पे 1 आएगा। मैं यहाँ एक डॉट लगा देता हूँ। जब आप x की जगह पाई रखेंगे तो ये 1 आ गया। जब आप x की जगह 2 पाई रखेंगे, गौर करें, जब आप x की जगह 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई का जो 2 है वो 2 से कट के पाई बन जाएगा।
यानी 2 पाई रखने पर ये पाई बनेगा क्योंकि हाफ इसमें पहले से ही लिखा हुआ है, फिर ये 0 हो जाएगा, यानी 2 पाई पे मैं इसको फिर से 0 दिखा देता हूँ। जब आप 3 पाई रखेंगे बच्चों तो ये 3 पाई बाय 2 बन जाए। 3 पाई बाय 2 का मतलब हो गया कितना, समझने की कोशिश करें, ये हो जाएगा 135, यानी कि फिर से ये अपना 1 वैल्यू देने लगेगा, मतलब वैल्यू -1 वैल्यू देने लगेगा। देख लीजिए एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। जब आप इसमें 2 पाई रखेंगे 360 तो बाय 2 करके ये कितना बन जाएगा 180। अब मैं 3 पाई रख के एक बार इसकी वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। साइन 3 पाई बाय 2 आप लिखेंगे, ये बन जाएगा साइन 3 इंटू 180 बाय 2 यानी साइन 270 डिग्री, और ये हुआ साइन 180 प्लस 90। ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बाउंड्री है, तो बेशक इसका वैल्यू माइनस में 1 आ जाएगा, यानी कि जैसे ही आप 3 पाई रखेंगे ये फिर से -1 की तरफ उड़ ले। तो यहाँ पर कितना इंटरेस्टिंग है, हाफ होने की वजह से ये 0 पे 0 दे रहा है। जब आप x की जगह पाई रख रहे हैं तो पाई बाय 2 बन जा रहा है, जब 2 पाई रख रहे हैं तब पाई बन रहा है, 3 पाई रखने पर 3 पाई बाय 2 बन रहा है, और फाइनली जब आप इस पे 4 पाई रखेंगे तो ये 2 पाई का रोल प्ले करें, यानी फिर से साइन 2 पाई 0, 4 पाई पे 0। और अगर मैं इन सारे डॉट को मिला के ग्राफ दूं आप लोगों को तो ये कैसा बनेगा, देखिए ग्राफ ऐसे यहां से मूव करता हुआ इधर से जाता हुआ ऐसा बनेगा। तो क्या हुआ चेंज, देखिए ग्राफ इस बार स्ट्रेच, पहले ग्राफ कंप्रेस हुआ था, गौर करें, पहले जो साइन एक्स का ग्राफ था वो था ये सिंगल लूप, है ना, और अंदर 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये कंप्रेस होके बन गया था डबल लूप ऐसा। और इस केस में देखिए y बराबर साइन एक्स का ग्राफ मेरे सामने मैं आपको दिखाऊं, ये है y बराबर साइन एक्स, और जब y बराबर साइन x बाय 2 का आपने ग्राफ बनाया तो वो है जो लंबा बड़ा सा ग्राफ आप देख पा रहे हैं, ये ग्राफ है आपका साइन 2x का। कौन सा ग्राफ है देख लीजिए, साइन x बाय 2 का, है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि जब a 1 से कम होता है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच आ, ये हुआ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, और ये जो पहला ग्राफ आपने बनाया ये है हॉरिजॉन्टल कंप्रेस, हॉरिजॉन्टल कंप। तो 2 रूल आपने सीखे, जब आप इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट को तो कांस्टेंट अगर 1 से बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल कंप्रेस होता है ग्राफ, और अगर a 1 से छोटा है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। लेकिन जब आप इसी नंबर को बच्चों बाहर मल्टीप्लाई करते हो, देखो ये बाहर, तो नंबर अगर 1 से बड़ा हो तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच होती है, इसको मैं लिख देता हूं वर्टिकल स्ट्रेच। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं एक से छोटे नंबर से, जैसे यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई किया है, तो ये होता है वर्टिकल कम, वर्टिकल कम, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं सारे केसेस, ये वर्टिकल स्ट्रेच और वर्टिकल कंप्रेस है, ये हॉरिजॉन्टल कंप्रेस और हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो इतने केस चलिए बता दिए, अभी बहुत सारे केस और हैं। अगला केस जहां से कल हम आगे बढ़ेंगे वो है y बराबर एफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू y बराबर एफ माइनस, यानी अब हम फंक्शन की जो इनपुट वैल्यू है, डोमेन वैल्यू x, उसको -x करके होने वाले चेंज। तो ऐसे कई ग्राफ जितने मैंने आज बता दिए उसके आगे हम कल। चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल इसी टॉपिक से, स्क्रीन में आपके सामने टॉपिक खुला हुआ है, इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कल को। अच्छा, जितने भी ये मैं आप लोगों को पढ़ाने वाले नोट्स ये बनाता हूँ, ये सब मैं टेलीग्राम में, IIT ब्रेन में जो टेलीग्राम चैनल है उसमें सेंड करता हूँ, तो वहां से आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मेंस के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं उसकी सीट भी मैं वहीं पर से, तो वहां से आप वो सीट भी ले सकते हैं, ताकि जितने सवाल मैं छोड़ देता हूँ उनको भी आप प्रैक्टिस। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, बाय।